तो आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो फैसलाबाद में 10 निटिंग मशीन से स्टार्ट हुई और आज पूमा, एडिडास, नाइकी, H&M और टारगेट जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स की सप्लाई चेन में इसका एक मेजर पार्ट है। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस पाकिस्तान की लोकल रिटेल मार्केट पर नहीं बल्कि बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के शेल्फ पर डिपेंड करता है। वो कंपनी जिसकी एक्सपोर्ट सेल्स टोटल सेल्स का 94 से 95% कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरलूप लिमिटेड यानी ILP की, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट लिस्टेड अप्रैल में से एक है। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी का कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंपनी की अर्निंग्स की क्वालिटी, सेक्टर की रियलिटी के अलावा इसका फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन, रिस्क्स और टैक्स कैटलिस्ट हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरलूप लिमिटेड के बिजनेस ओवरव्यू की, इसके बिजनेस डिस्क्रिप्शन की। तो ILP यानी इंटरलूप लिमिटेड पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में 1992 में 10 निटिंग मशीन्स के साथ स्टार्ट हुई। इसके फाउंडर मुसद्दिक जुल्करनैन थे, जिन्होंने 2003 में कंपनी का पहला वर्टिकली इंटीग्रेटेड होशरी प्लांट कायम किया। उसके बाद 2005 में फैसलाबाद में एक और होशरी प्लांट बना। 2008 में कंपनी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी और इसके बाद 2019 में एक बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर IPO के थ्रू इस कंपनी ने 5 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग रेज की और अब ये कंपनी टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैप में शामिल है। आज इंटरलूप लिमिटेड के पास 7,000 से जायद निटिंग मशीन्स मौजूद हैं और इसकी जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स है वो 37,000 लोगों से ज्यादा पर मुश्तमिल। कंपनी के 6 बड़े होशरी प्लांट्स हैं और कंपनी पाकिस्तान के अलावा चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और इजिप्ट में भी काम करती है। इसकी मेजर एक्सपोर्ट्स US में होती हैं और कंपनी के पास US बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी जिसका नाम टॉप सर्कल होशरी है, उसमें 64% स्टेक होल्डिंग भी कायम है। टॉप सर्कल होशरी में स्टेक होल्डिंग लेने के बाद कंपनी का एक्सपोर्ट स्केल और भी ब्रॉड हो गया और कंपनी मजीद शहरों, मजीद मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर रही है। बात करें अगर कंपनी की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग की तो तकरीबन 70% जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के अपने स्पॉन्सर, CEO और बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जबकि इस कंपनी का फ्री फ्लोट 20% है और जो रिमेनिंग 10% है वो डिफरेंट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मुदारबा कंपनीज वगैरह के पास। इंटरलूप कंपनी होशरी, डेनिम, निटेड अप्रैल और इसके अलावा कई सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। यही वजह है कि ये एक कंप्लीट वैल्यू एडेड बिजनेस चेन है। कंपनी फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड्स को सप्लाई किए जाते हैं और यहाँ सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करती, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स को क्वालिटी भी चाहिए, रिलायबल डिलीवरी भी चाहिए, इसके अलावा कंप्लायंस चाहिए और डिफरेंट लेबर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम चाहिए होता है। तो यही वजह है कि इंटरलूप लिमिटेड इन सारे मेयार पर पूरा उतरती है और एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुकी है। यही वजह है कि नाइकी और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड्स भी इस पर ट्रस्ट करते हैं और कई सालों से इसके साथ जुड़े हैं। तो कंपनी में डीप डाइव करने से पहले हम ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर का ओवरव्यू समझते हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बैकबोन है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ओवरऑल तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता इस सेक्टर से जुड़े हैं। ओवरऑल GDP में इस सेक्टर का तकरीबन 8.5% का कंट्रीब्यूशन है। यही वजह है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एशिया का 8th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर माना जाता है। इसके अलावा 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है दुनिया का और 3rd लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी है इसके पास। पाकिस्तान में ओवरऑल एक बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल मौजूद है, मगर इस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं, ऐसे हर्डल्स और बैरियर्स हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता। फिस्कल ईयर 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 17.93 बिलियन US डॉलर्स थी, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 0.26% ईयर ऑन ईयर देखी गई, जो पाकिस्तान के मेजर कंपेटिटर्स हैं जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया वगैरह उनके मुकाबले में काफी कम थी। बात करें अगर इस सेक्टर के ओवरऑल चैलेंजेस की तो सबसे बड़ा चैलेंज हाई एनर्जी कॉस्ट है, जो अल्टीमेटली इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। यही वजह है कि हुकूमत ने बारहा ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज लाने की कोशिश की जिसके थ्रू एक्सपोर्ट रिलीफ मिल सके। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इनका रिफंड साइकिल बहुत वीक है, वीकर प्राइसिंग पावर, जिसकी वजह से ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर दबा हुआ है। ILP की स्ट्रेंथ सेक्टर रिकवरी नहीं है, बल्कि ILP इंडिविजुअली एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मेजर एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और इसके अलावा इसके अंदर जो ऑलरेडी एडिड कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर टैक्स रिडक्शन भी है, जिसके हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो बात करें अगर कंपनी के 9 मंथ फिस्कल ईयर 2026 की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले रेवेन्यू या सेल्स पर आते हैं। ILP की नेट सेल्स 125 अरब से बढ़कर 127 अरब पर पहुंच गई, जो कि तकरीबन 1.5 से 2% का इंक्रीज बनता है। क्योंकि जो इसकी सेल्स है वो स्टोरी काफी वीक है,
जो इसकी मेजर एक्साइटिंग स्टोरी है वो इसके मार्जिन में है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 24.6 अरब से बढ़कर 30.6 अरब हुआ, जो तकरीबन 24.4% का इंक्रीज शो करता है। इसी वजह से कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 19% से इंक्रीज होकर 24% हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.3 बिलियन से बढ़कर 20.1 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें तकरीबन 63.7% का इंक्रीज देखा गया। एज अ रिजल्ट नेट प्रॉफिट 2.7 बिलियन से बढ़कर 9.34 बिलियन तक पहुंच गया और अर्निंग पर शेयर 1.93 रुपीज से बढ़कर 6.6 रुपीज तक पहुंच गई। इसका मतलब कि रिकवरी टॉप लाइन में नहीं बल्कि मार्जिन लेड थी। कंपनी ने ह्यूज सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाई, बल्कि जो ऑलरेडी सेल्स हो रही थी उसके अंदर एक बहुत अच्छी मार्जिन लेड रिकवरी दिखाई है। इसका मतलब प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंस कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन, इन चीजों ने मिलकर अर्निंग्स को सपोर्ट किया। टेक्सटाइल बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन का 19% से बढ़कर 24% हो जाना एक मेजर रिकवरी मानी जाती है। लेकिन इन्वेस्टर को यह भी देखना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट आया है ये कोर ऑपरेशन से आया है या इसमें नॉन कोर इनकम भी ऐड है। 9 मंथ फिस्कल ईयर 2026 में अदर इनकम 0.47 बिलियन से बढ़कर 2.4 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें 415% का इंक्रीज देखा गया। अगर ओवरऑल बात करें तो नेट प्रॉफिट का ये तकरीबन 11.9% बना। अब ये इसका एक मॉनिटरिंग पॉइंट है। तो अदर देन दिस अदर इनकम कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी 11.76 बिलियन से 17.76 बिलियन तक पहुंच गया। अब अगले क्वार्टर्स में हमें 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। क्या अदर इनकम ऐसे ही सस्टेन होती है या नहीं? क्या इसके जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो वैसे ही होंगे जैसे पिछले क्वार्टर्स में देखा गया? और इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट जैसे पहले कम हुई है, क्या वैसे ही आगे भी होगा? आईएलपी डिविडेंड भी देता है। आईएलपी ने 2026 के अंदर इंटरिम डिविडेंड तकरीबन 2 रुपीस पर शेयर अनाउंस किया और इसकी डिविडेंड यील्ड 2.81% बनती है। ये हाई यील्ड डिविडेंड स्टॉक नहीं है, मगर इन्वेस्टर इसे लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बिकॉज इसके अंदर एक अर्निंग्स नॉर्मलाइजेशन नजर आ रही है और ये जो टैक्स रिलीफ मिला है बड़ी एक्सपोर्ट कंपनीज को, ये इसकी अर्निंग्स क्वालिटी को मजीद इंप्रूव कर सकता है। 2025 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर काफी डिक्लाइन हुई और इसकी मेजर वजह यह है कि इन्हें वर्किंग कैपिटल प्रेशर फेस करना पड़ा था, क्योंकि इनकी अर्निंग्स का जो मेजॉरिटी पोर्शन था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इनकर हुआ, जो इन्होंने एक नया होजरी प्लांट नंबर 6 लगाने में यूज किया। इस नए प्लांट से फायदा ये हुआ कि इनकी ऑलरेडी जो कैपेसिटी है 880 मिलियन पेयर्स ऑफ सॉक्स बनाने की, उसके अंदर 25% की एडिशनल कैपेसिटी का इजाफा हुआ है, जो फ्यूचर में बढ़कर तकरीबन 1.1 बिलियन पेयर्स ऑफ सॉक्स तक पहुंच जाएगा। कंपनी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और वो जो पहले फाइनेंस कॉस्ट इन्हें पे करनी पड़ती थी जिस डेट पर, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपने डेट की रीपेमेंट काफ़ी हद तक कर दी है और अब इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो भी इंप्रूव हो रहा है। आईएलपी का जो मेजर कैटलिस्ट है वो फिस्कल ईयर 2027 का जो टैक्स रिलीफ है वो बन सकता है। रूल के मुताबिक वो एक्सपोर्टर कंपनीज जिनकी टोटल एक्सपोर्ट्स उनके रेवेन्यू का 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा, उन्हें सेक्शन 4C के मुताबिक सुपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आईएलपी का एक्सपोर्ट मिक्स टोटल सेल्स का 94 से 95% बनता है, तो ये इस सुपर टैक्स रिलीफ के लिए क्वालिफाई करती है। अगर इस सुपर टैक्स रिलीफ को हम ईपीएस इफेक्ट में समझने की कोशिश करें तो ये तकरीबन 1.5 से 2 रुपए की ईपीएस का इजाफा बनता है, और अगर इसे हम मॉनेटरी वाइज समझने की कोशिश करें तो 1.8 से 2 बिलियन रुपीस तक का एडिशनल इनकम हो सकती है या बचत हो सकती है। बात करें अगर इंटरलूप की वैल्यूएशन की तो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर 11.28 की पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरलूप लिमिटेड तकरीबन 12 की पीई पर ट्रेड कर रहा है, जो आगे जाकर कम होकर तकरीबन 8 की पीई पर ट्रेड कर सकता है। बेस्ड ऑन 3 क्वार्टर्स ऑफ फिस्कल ईयर 2026 इसकी ईपीएस जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 8 से 8.5 रुपए हो सकती है, और अगर इसी तरह अर्निंग्स नॉर्मलाइज होती जाती हैं और ये रिकवरी मजीद देखने को मिलती है और फिस्कल ईयर 2027 का जो सुपर टैक्स रिलीफ है वो भी इसमें एडअप होता है, तो इंटरलूप लिमिटेड की ईपीएस 15 से 16 रुपए पर स्टैंड करेगी इन फिस्कल ईयर 2027। बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स जो कंपनी की टारगेट वैल्यू हमने सेट की है दैट इज अराउंड 138 रुपीज, जिसमें करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 33 से 35% का अपसाइड मौजूद है। अगर फिस्कल ईयर 2027 में कंपनी 15 से 16 रुपए की ईपीएस डिलीवर करती है और मार्केट इसे 8.7 का पी मल्टीपल अलॉट कर देती है तो 138 की टारगेट प्राइस इज वेरी रीजनेबल। इंटरलूप लिमिटेड के जो की कैटलिस्ट हैं जो इसको इस टारगेट प्राइस को अचीव करने में हेल्प करेंगे, दे आर वेरी सिंपल। सबसे पहले जो इसका एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू है, बिकॉज 90% एक्सपोर्ट एक्सपोजर इंटरलूप को यूएस बेस्ड रेवेन्यू के साथ लिंक करता है, सो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। सेकंड इज द मार्जिन रिकवरी। जैसा हमने देखा कि इसके ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह काफी इंप्रूव हुए हैं 19 से 24% और इसी तरह अदर मार्जिन, तो ये कंपनी के लिए एक मेजर कैटलिस्ट साबित हो सकता है। और तीसरा बड़ा कैटलिस्ट है सुपर टैक्स रिलीफ। अगर
ग्लोबल लेवल पर डिमांड रिकवरी नज़र आती है जो कि करंटली हमें नज़र नहीं आ रही, अगर ये फ्यूचर में नज़र आती है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कंपनी ने नया प्लांट बनाया है होशी प्लांट नंबर 6, इसमें एक ऑलरेडी बहुत बड़ी कैपेसिटी का इजाफा हुआ है जिससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती है और अपनी एक्सपोर्ट बेस को इंक्रीज़ कर सकती है। बात करते हैं कुछ की रिस्क की, तो सबसे बड़ा जो रिस्क है इस कंपनी का वो है इसका डेट यानी लेवरेज। इंटरलूप लिमिटेड का टोटल डेट 83.5 बिलियन रुपीस है और अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं और फ्यूचर में मज़ीद इंक्रीज़ कर जाते हैं या इन्हें जो रिसीवेबल्स हैं वो लेट रिकवर होते हैं तो अल्टीमेटली इनका जो कैश फ्लो है वो प्रेशर में आ सकता है। सेकेंड रिस्क इज़ द अर्निंग्स क्वालिटी, बिकॉज हमने अभी बात की कि इनकी जो अदर इनकम है वो तकरीबन 12% कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल इनकम का। अगर वो ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकता है और इनकी EPS में इसका भी 1 से 1.5 रुपये का फ़र्क पड़ सकता है। मज़ीद कुछ रिस्क हैं कैपेसिटी एग्जीक्यूशन और ग्लोबल डिमांड। अगर ग्लोबल डिमांड सस्टेन नहीं करती है या इंक्रीज़ नहीं होती है फ्यूचर में तो ये जो इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है इसका इन्हें एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटी होना इनफ नहीं है बल्कि उसे एग्जीक्यूट करना, उसे यूटिलाइज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ILP एक नॉर्मल टेक्सटाइल कंपनी नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड वैल्यू एडिड बिजनेस है। ILP पाकिस्तान का लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर है। इसके अलावा इसे एक्सपोर्ट रिलीफ मिल सकता है, इसकी अर्निंग्स क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सारी चीज़ें इसकी फेवर में आ जाती हैं तो कंपनी अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और 6 से 12 महीने में अपनी टारगेट प्राइस को अचीव कर सकती है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी ऐसी ही कंपनी के कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।